नमस्कार किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन की एक खास कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उन जानकारियों का लाभ लेकर अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत बना सकें। बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे प्रसंस्करण से कैसे हासिल कर सकते हैं आप अपनी फसलों के वाजिब दाम। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान पवन कुमार से और फिर बात होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए अब नजर डालें हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसानों को फसलों के अच्छे दाम नहीं मिल पाते, ये किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन किसान अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण इसी समझदारी का नाम है। जी हां, अगर हमारे किसान किसी पास की खाद्य प्रसंस्करण यूनिट को अपनी फसलों को बेचें या फिर खुद ही एक छोटी सी यूनिट लगाकर फसलों का प्रसंस्करण करें तो निश्चित तौर पर अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। कैसे संभव हो सकता है ये, आइए जानें हमारे सेगमेंट में। जब भी नई फसल आती है तो बाजार में उसके भाव गिर जाते हैं। वजह यह है कि बाजार में मांग से ज्यादा आपूर्ति हो जाती है। अनाज, दलहन और तिलहन ये ऐसी फसलें हैं जिन्हें किसान लंबे समय तक रोक कर रख सकते हैं और जब अच्छा भाव मिले तो बेच सकते हैं। असल समस्या सब्जी और फल जैसी जल्द खराब होने वाली फसलों को लेकर है। किसान इन्हें समय से बाजार नहीं पहुंचाएगा तो ये सड़ जाएंगी। सवाल ये है कि अगर बाजार में ठीक ठाक भाव ना मिले तो क्या होगा? इसी क्या का जवाब प्रसंस्करण है। प्रसंस्करण यानी फसल से कोई और उत्पाद बना देना। जरा सोचिए, 1 किलो आलू की क्या कीमत होती होगी? अगर इसी आलू का चिप्स बनाकर बेचें तो लाभ कई गुना बढ़ जाता है। इसी तरह टमाटर की सॉस और फलों से जूस काफी महंगा बिकता है। अचार, पापड़, भुजिया, गुड़, चीनी ये सब भी प्रसंस्कृत उत्पाद हैं। अगर आप दूध का कारोबार करते हैं और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो घी, दही, छाछ, पनीर और मक्खन जैसे उत्पाद बनाकर बेच सकते हैं। बहुत सारे दूध कारोबारी ऐसा कर भी रहे हैं। प्रसंस्करण के बाद उत्पादों की कीमत के साथ साथ शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। इस तरह आप इन्हें महीनों नहीं बल्कि सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं। भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उत्पादन, वृद्धि, खपत और निर्यात की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में फल और सब्जियां, मसाले, मांस, पोल्ट्री, डेयरी, मछली और अनाज वगैरह आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार ही नहीं बल्कि घरेलू स्तर पर भी भारत के प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। सच बात तो ये है कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बड़ी मात्रा में इन्हें बाहर से मंगाना पड़ रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2025 तक भारत $1 ट्रिलियन के प्रसंस्कृत उत्पाद विदेशों से मंगा रहा होगा। इसीलिए देश में जितना ज्यादा प्रसंस्करण होगा, फसलों की मांग उतनी ज्यादा बढ़ेगी और मांग बढ़ने से किसानों को बेहतर भाव भी मिलेंगे। धान से चावल निकालना, कपास से सूत निकालना, दलहनी फसलों की दाल बनाकर बेचना और तिलहन से तेल निकालना, ये खाद्य प्रसंस्करण के आसान से उदाहरण हैं। हमारे देश में महिलाएं सदियों से प्रसंस्करण करती आ रही हैं, जैसे अचार, सेवैयां, बड़ी और लड्डू। अगर इसी को कारोबार का रूप दे दिया जाए तो बेहतर कमाई की जा सकती है। बहुत से कृषि उत्पादक संगठन और स्वयं सहायता समूहों ने अपने इस पारंपरिक हुनर को कारोबार में ढाल दिया है। सरकार उनके हुनर को निखारने के लिए थोड़ा सा प्रशिक्षण दे रही है और मार्केटिंग के गुर सिखा रही है। आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन यानी PMFME योजना चल रही है। इसका मकसद किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक सहकारिताओं सहित पूरी मूल्य श्रृंखला को सहारा देना है। इस संबंध में 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है। योजना के तहत 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे मदद मिलेगी, जिसमें वित्तीय, तकनीकी और व्यापारिक मदद भी शामिल है। साथ ही मेगा फूड पार्कों का निर्माण, एकीकृत कोल्ड चेन की स्थापना और बूचड़ खानों के आधुनिकीकरण के जरिए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है।
तो ये था विज्ञान और किसान सेगमेंट। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में आइए नजर डालें हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। राह चाहे कितनी भी मुश्किल हो, लगातार अगर हम उसके प्रति अपनी मेहनत करते रहें, अपने ऊपर विश्वास रखें, तो निश्चित तौर पर हम सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आज के हमारे सफल किसान ने। ये है हरियाणा के पवन कुमार। कैसे छुआ उन्होंने इन ऊंचाइयों को, आइए जाने हमारे सेगमेंट में। हरियाणा राज्य का एक जिला है सोनीपत। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर एक गांव है मनौली। इस गांव के किसान कुछ साल पहले तक परंपरागत फसलों यानी गेहूं और धान के सहारे ही जिंदगी गुजार रहे थे, इस उम्मीद पर कि उनके जीवन में कोई तो बदलाव लाने आएगा। इसी गांव में पवन कुमार ने एक किसान परिवार में जन्म लिया। बचपन में पवन कुमार को जब भी स्कूल से छुट्टी मिलती तो वे अपने खेत में जाकर अपने पिता का हाथ बटाते। फसलों की कटाई का समय तो उनके लिए किसी त्योहार की तरह था।
गांव में पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली चले गए। पढ़ाई करने के बाद वे दिल्ली में ही नौकरी करने लगे, लेकिन परिस्थितियों के कारण पवन कुमार को अपने खेतों की ओर लौटना पड़ा। गांव आकर उन्हें लगा कि यही भूमि उनकी कर्म भूमि साबित होगी। गांव आकर उन्होंने अपनी पुश्तैनी खेती करनी शुरू की, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई उन्हें आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही थी। क्या और कैसे किया जाए, इसके लिए पवन कुमार कृषि संस्थानों में चक्कर लगाने लगे, जहां उन्हें तमाम तरह की जानकारियां मिली। अब उन्होंने गेहूं और धान की खेती करने के बजाय सब्जियों की खेती करने का फैसला किया। ये फैसला उन्होंने खुद ही नहीं लिया, बल्कि उनके समूह के किसानों ने भी इसमें अपना समर्थन दिया। खीरा, शिमला मिर्च और अन्य सब्जियों की खेती उनके क्षेत्र में शुरू हुई। सब्जियों की खेती में पवन कुमार को अपार सफलता मिली। वर्ष 2000 में उन्होंने स्वीट कॉर्न और नई सब्जियों की खेती के नए नए तरीके सीखे। साथ ही पवन कुमार ने सब्जियों की खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाया, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ। पवन कुमार नई नई तकनीकों और आधुनिक विधियों को सीखकर अपने खेतों में लागू करते हैं। पवन कुमार ने पॉली हाउस के फायदों को सुनकर और देखकर पॉली हाउस में खीरा, शिमला मिर्च और फूलों की खेती करने लगे, जिसमें उन्हें काफी फायदा हुआ। उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को पुरस्कृत किया गया। पवन कुमार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने हौसले के बलबूते उन्होंने हार ना मानी। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फसल पैदा करने वाले पवन कुमार अब स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गए हैं। ये था हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணின்னு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब नजर डालें फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर। खेती किसानी में मौसम की मार तो लगी ही रहती है। ऐसे में अगर हमारे किसान अपनी फसलों को सुरक्षा कवच दे दें तो निश्चित तौर पर होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकती है। और ये सुरक्षा कवच क्या है? ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी हाँ, इसका लाभ हमारे किसान ले सकते हैं। किस तरह से हमारे किसान यानी कि आप इससे जुड़ सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही बता दें आपको कि जुड़ना चाहते हैं आप हमसे तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है हमारी krishidarshanddd@gmail.com। आप हमारा पता भी नोट कर सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।